everyone, this is your educator साक्षी दुआ welcomes you to class 12th grooming education। तो इस वीडियो में बेटा हम लेकर आए हैं पार्ट 2 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट चैप्टर। जिस भी बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए हमारे चैनल पर एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से रिलेटेड, फिर आप पार्ट 2 देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा यहाँ पर पहला, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की। दूसरा हम डिस्कस करेंगे बेटा कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्या हैं इंडिया में। तीसरा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स टू कंट्रोल और टू एलिविएट अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए इंडिया में कौन से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, ठीक है, ये देखेंगे। तो यहाँ पर बेटा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़े हुए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलने वाला यूज़फुल कंटेंट, ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी वीडियो अच्छे से लग रही है, प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखिए बेटा अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोजगारी, है ना। जिसके पास काम नहीं होता ना तो उसे हम क्या बोल देते हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन। और उसकी जो सिचुएशन है कि उसके पास काम नहीं है जबकि वो काम ढूंढ रहा है और वो काम कर भी सकता है, उसे हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक सिचुएशन है वेयर एन एबल्ड बॉडी पर्सन, एक एबल्ड बॉडी पर्सन मतलब जिसकी बॉडी बिल्कुल फिट है काम करने के लिए, एबल्ड बॉडीड पर्सन इज विलिंग टू वर्क। विलिंग टू वर्क मीन्स काम करना चाहता है बट डजंट गेट एनी वर्क, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है ढूंढने पर, इसे बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है इकोनॉमिक्स की, उसमें क्या लिखा गया है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन अ जॉब व्हेन वन इज विलिंग एंड एबल टू वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आपकी एक इनएबिलिटी है कि आप जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हो, है ना। ये है जबकि आप जॉब करने के लिए बिल्कुल काबिल हो, ठीक है, और आप जॉब करना भी चाहते हो लेकिन आप जॉब ढूंढ नहीं पा रहे हो। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। आगे देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरीज बहुत सारी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो कैटेगरीज दी गई हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वन बाय वन हर एक टाइप को बेटा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान से सुनिएगा। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा कि आप जॉब ढूंढ रहे हो और आप जॉब करना भी चाहते हो, आप पूरी फुल टाइम की जॉब करना चाहते हो। जैसे कि हम जानते हैं 8 आवर्स होते हैं जॉब के वर्किंग आवर्स, तो आप पूरा 8 आवर्स का काम ढूंढ रहे हो लेकिन आपको जॉब नहीं मिलती है। तो आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, अगर आधे घंटे का भी काम मिला ना तो मैं कर लूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको आधे घंटे का भी काम नहीं मिलता है, तो यू आर ओपन अनएम्प्लॉयड। ओपन अनएम्प्लॉयड मतलब बिल्कुल भी काम नहीं मिलना, आधे घंटे का भी काम आपके पास नहीं है। आपने इस इंटेंशन से भी जॉब नहीं ढूंढी कि सिर्फ 8 आवर्स की मिलेगी तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। आपने ये सोचा कि अगर 30 मिनट्स की भी जॉब मिल गई तो मैं कर लूँगा, लेकिन आपको 30 मिनट्स की भी जॉब नहीं मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन को जहाँ पर आप बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड होते हो उसे बोलते हैं बेटा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि एक जॉब से दूसरे जॉब ज्वाइन करने में जो आप अनएम्प्लॉयड रहते हो उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा राम है, राम एक स्कूल में टीचर है, ठीक है। तो राम ने नोटिस पीरियड दे दिया अपने प्रेजेंट स्कूल में
क्योंकि वो किसी दूसरे स्कूल में जॉब करना चाहता है। तो यहाँ पर जो उसका प्रेजेंट वाला स्कूल है उन्होंने बोला कि ठीक है आप 15 जून तक आ जाओ, उसके बाद आप मत आना। 15 जून आपका लास्ट डे है हमारे स्कूल में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर न्यू टीचर अरेंज हो जाएगा। और जो आगे जिस स्कूल में जाना है उन्होंने बोला कि 1 जुलाई 2023 तक आप आना हमारे से, मतलब आप ज्वाइन करना 1 जुलाई 2023 में, ठीक है। तो अब राम बेटा 16 जून 2023 से लेकर एंड ऑफ द जून तक जो वो घर पर बैठा रहा कि नया स्कूल ज्वाइन करने में अभी टाइम है, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बेटा तब अराइज होता है जब हम एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। मतलब जब कोई एक बढ़िया टेक्नोलॉजी आती है तो जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी थी उसके वर्कर्स की जॉब चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा पहले कीपैड मोबाइल फोन्स बनते थे, है ना, उनकी डिमांड थी। तो जो वर्कर्स को कीपैड मोबाइल फोन्स बनाने आते थे उनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब कीपैड मोबाइल फ़ोन बंद हो गए और उसका एडवांस टेक्नोलॉजी आई, दैट इज़ एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स बनाना। तो अब क्या हुआ मार्केट में, अब जो वर्कर्स एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स बनाना जानते थे सिर्फ उनकी जॉब सिक्योर थी, है ना। और जो कीपैड मोबाइल फ़ोन्स बनाना जानते थे और एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स बनाना नहीं जानते थे तो उनकी जॉब चली गई, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन की वजह से, एडवांस टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड वर्कर्स थे उनकी जॉब चली गई, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बेटा, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट देखो बेटा, कोई भी बिजनेस होता है ना उसकी साइकिल्स होती हैं, बूम पीरियड, डिप्रेशन पीरियड, रिसेशन पीरियड, वेरियस साइकिल्स होती हैं जिसके थ्रू उसे जाना पड़ता है। तो जब बूम पीरियड चलता है ना तो बूम पीरियड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वर्कर्स की। बूम पीरियड में, बूम पीरियड होता है बेटा जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है तो प्रोडक्शन ज़्यादा करनी होती है, तो इसलिए वर्कर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एक होता है डिप्रेशन पीरियड। अब डिप्रेशन पीरियड जैसे ही आता है ना बेटा, यानी कि मार्केट में डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की क्या हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब जब डिमांड कम हो जाती है तो अब प्रोडक्शन भी कम करनी पड़ रही है, तो लेबर की रिक्वायरमेंट कम होती है कंपनीज को, तो कंपनी क्या करती है, लेबर्स को निकालना शुरू कर देती हैं। तो इसको बोलते हैं बेटा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो वाला अनएम्प्लॉयमेंट जो अराइज होता है ड्यू टू चेंज इन बिजनेस साइकिल्स। नेक्स्ट बेटा, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो बहुत ही ज़्यादा आजकल चल रहा है। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि आप वेल एडुकेटेड हो, आपके पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसके बाद भी आपको आपकी मनचाही जॉब नहीं मिलती है। दैट इज कॉल्ड एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। दैट डिस्पाइट ऑफ दैट यू आर educated, well educated, but you do not have any job. नेक्स्ट बेटा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये होता है जैसे जहाँ पर 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 10 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसी सेम काम को करने के लिए 15 वर्कर्स लगे हुए हैं। तो जो एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं 5, उनकी प्रोडक्टिविटी काउंट 0 ही होगा बेटा। एक्स्ट्रा 5 वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, 0 काउंट होगी। जनरली ये एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है कि एक फार्म है, फैमिली के हर एक मेंबर उसी फार्म पे लगे हुए हैं, जबकि वो काम 10 मेंबर से हो जाएगा आराम से, लेकिन 15 मेंबर्स उसकी फार्मिंग करने के लिए लगे हुए हैं। तो जो एक्स्ट्रा 5 मेंबर्स हैं वो क्या है, वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, उनकी नीड नहीं है बट वो लगे हुए हैं उस बिजनेस में, तो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है एक्स्ट्रा वर्कर्स की। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यही है जहाँ पर कम लोगों की रिक्वायरमेंट है लेकिन ज़्यादा लोग उस काम को करने के लिए लगे हुए हैं। तो जनरली इट इज़ सीन इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन रूरल एरियाज एंड हिंदू फैमिली बिजनेस इन अर्बन एरियाज।
जनरली फैमिली बिजनेस में भी ये देखा जाता है कि कम लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग उसी फैमिली बिजनेस का पार्ट बनते चले जाते हैं। नेक्स्ट बेटा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जैसे अगर हम बात करें आइसक्रीम्स की, आइसक्रीम्स की डिमांड समर्स में बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जो आइसक्रीम बनाने वाली कंपनीज है बेटा, उनको वर्कर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है समर्स में। लेकिन जैसे ही विंटर्स आती हैं तो आइसक्रीम्स की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रहती मार्केट में। क्योंकि आइसक्रीम्स की डिमांड ज़्यादा नहीं होती है मार्केट में, तो उस टाइम पे वर्कर्स की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है आइसक्रीम कंपनीज को, तो वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। वाई? बिकॉज आइसक्रीम का पीक सीजन कौन सा है? आइसक्रीम का पीक सीजन तो समर सीजन है, लेकिन उसका जो ऑफ सीजन है वो विंटर सीजन है ना। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है इन केस ऑफ सीजनल प्रोडक्ट्स। सीजनल प्रोडक्ट्स वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है और दूसरे सीजन्स में डिमांड कम हो जाती है। जब पीक सीजन होता है जिसमें उनकी डिमांड बढ़ जाती है जिस सीजन में, और ऑफ सीजन होता है जिसमें डिमांड कम हो जाती है। जैसे आइसक्रीम्स की अगर हम बात करें तो समर सीजन इज़ अ पीक सीजन फॉर आइसक्रीम्स और विंटर सीजन इज अ ऑफ सीजन फॉर आइसक्रीम्स। वूलन क्लोथ्स की बात करें तो विंटर सीजन इज अ पीक सीजन फॉर वूलन क्लोथ्स, वेयर एज समर सीजन इज अ ऑफ सीजन फॉर वूलन क्लोथ्स। तो सीजनल प्रोडक्ट्स में जनरली यही देखा जाता है, जब उनका पीक सीजन आता है, पीक पीरियड आता है, तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और जब ऑफ सीजन आता है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक बेटा वो वाली चीज़ को बोलते हैं जो बहुत लंबे टाइम से चल रही हो। तो अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही लंबे टाइम से चल रहा है। इंडिपेंडेंस से पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट था इंडिया में, और आज तक भी अनएम्प्लॉयमेंट चल ही रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी एक लॉन्ग टर्म फीचर बन चुका है इंडिया का, उसे हम बोलते हैं क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा ये सब। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी इंडिया में है ही क्यों। तो सबसे पहला रीज़न बेटा इंडिया में बेरोजगारी होने का है राइजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है बट कंपनीज तो लिमिटेड है। कितनों को जॉब मिलेगी? जॉब अपॉर्चुनिटीज तो लिमिटेड है। अगर मैं बात करूं जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं चलो टाइम के साथ, लेकिन बेटा जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उतनी तेजी से जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से सबको जॉब नहीं मिल पाती है। मान लो एक कंपनी में वैकेंसी है, एक पोस्ट की वैकेंसी है, एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए, लेकिन उसके लिए अप्लाई करने के लिए कम से कम 10,000 लोग आ जाएंगे, है ना। तो बेटा जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। और आपने सुना ही होगा कि प्रोजेक्शंस ये आ रही हैं कि इंडिया जल्द ही चाइना को पीछे करने वाला है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। मतलब अभी तक तो चाइना है द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन बहुत ही जल्दी अब इंडिया आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन द इंटायर वर्ल्ड। तो बिकॉज ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से राइज कर रही है, लेकिन उस हिसाब से इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी तेजी से राइज नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। नेक्स्ट बेटा इलिटरेसी। इलिटरेसी एक सिचुएशन है वेयर अ पर्सन इज नॉट एबल टू रीड एंड राइट, जिसे बिल्कुल ही अनपढ़ बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इलिटरेट। ना तो वो लिख सकता है ना वो बोल सकता है, ठीक है। तो ये है बेटा अनएबल टू रीड एंड राइट। ना तो वो पढ़ सकता है ना ही वो लिख सकता है, उसे बोलते हैं इलिटरेसी। तो इलिटरेसी है मतलब अनपढ़ है, तो स्किल्स नहीं है, स्किल्स नहीं है तो जॉब कैसे मिलेगी। नेक्स्ट बेटा कैपिटल डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है? शॉर्टेज। एंड कैपिटल मतलब क्या होता है? जो मनी इन्वेस्ट करते हैं हम बिजनेस में। तो इंडिया में कैपिटल डेफिशिएंसी देखी जाती है। लोगों के पास बेटा पैसा नहीं है बिजनेस लगाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, है ना। तो जो लोग इलिटरेट होते हैं, एक तो उन्हें जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि उनके अंदर नेसेसरी स्किल्स नहीं है जॉब के लिए, साथ में उनके पास कैपिटल डेफिशिएंसी भी है, इतना पैसा भी नहीं है कि अपना बिजनेस ही चला लें। तो इन वजह से क्या हो जाता है,
अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो जाता है। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। अब ये माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है बेटा मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। रूरल एरियाज के जनरली लोग अर्बन एरियाज में शिफ्ट करते हैं। आपने देखा होगा हमारे घर की जो मेड्स हैं वो रूरल एरियाज से ही बिलोंग करती हैं, और रूरल एरिया से वो लोग अर्बन एरियाज में शिफ्ट करते हैं काम के चक्कर में। लेकिन अब आप ये सोचिए कि रूरल एरिया से कोई मेड अर्बन एरिया में आई और अर्बन एरिया में आके भी उसे काम नहीं मिला, तो उसने क्या कर दिया? अर्बन एरियाज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा दिया, है ना। तो ऐसे ही होता है बेटा, जब रूरल एरियाज में से कुछ लोग अर्बन एरियाज में आ जाते हैं, लेकिन अर्बन एरियाज में आने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिलता है, तो उन्होंने अर्बन एरियाज का भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या कर दिया? बढ़ा दिया। नेक्स्ट, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या है? देखिए बेटा, ये एक टेक्निक है प्रोडक्शन करने की। अब प्रोडक्शन करने के लिए हमें लेबर भी चाहिए एंड कैपिटल भी चाहिए, यानी कि मशीन्स, पैसा, ये सब कैपिटल का पार्ट है। तो अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में क्या होता है? जिसमें ज़्यादा कैपिटल लगाई गई है और कम लेबर की रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जनरली कंपनीज क्या करती हैं बेटा? बढ़िया बढ़िया मशीन्स खरीद लेती हैं प्रोडक्शन करने के लिए, और एक मशीन 10 लेबर को सब्सटीट्यूट कर देती है। तो उससे क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है, क्योंकि मशीन्स वगैरह बढ़िया बढ़िया अपडेटेड मशीन्स आ गई हैं, तो लेबर की रिक्वायरमेंट कंपनीज में कम हो जाती है। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो वाली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होती है जिसमें कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो रही है और लेबर कम यूज़ हो रही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो जाता है। नेक्स्ट बेटा, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब अगर मैं बात करूं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, ये लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज द पॉइंट रिलेटेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास बेटा, देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास पावर है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकती हैं इंडिया के, क्योंकि वो यूज़ करती हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब इनके जो भी गुड्स हैं वो हैंडमेड होते हैं। हैंडमेड होते हैं तो इनको लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती है, इनके पास पैसों की कमी होती है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चला रहे होते हैं उनके पास जब पैसों की कमी होती है तो वो प्रॉपर एडवर्टीजमेंट, प्रॉपर रॉ मटेरियल परचेज करना नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ठीक से चल नहीं पाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर की तो सिचुएशन खराब ही है इंडिया के। आप देखो बैकवर्ड टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, ठीक है, तो प्रॉपरली वो सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा है। और जनरली अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही लोग डिपेंड होते हैं रूरल एरियाज़ के, है ना। उनका जो खाना पीना है वो सब एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। लेकिन जब वहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर ही ठीक नहीं है बेटा, और इतने सारे लोग उसमें डिपेंडेंट हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ग्रो नहीं कर पा रहा जितने लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो उसमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखी जा रही है। ठीक है, तो इतना फ़ायदा एग्रीकल्चर सेक्टर क्योंकि ठीक नहीं है, तो वो भी एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। और अगर फर्दर हम बात करें तो बेटा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी प्रॉब्लम है। एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है कि देखिए इतनी बढ़िया बढ़िया एजुकेशन अटेन करने के बाद भी बच्चों को उनकी मनचाही जॉब नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना वो थियोरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें कम दी जाती है। बच्चा एजुकेशन तो अटेन कर रहा है, बीबीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है, बट अल्टीमेटली उसको यही नहीं पता कि उसे कंपनी में जाके कौन सा काम करना है। तो वहाँ पर वो बच्चे का करियर सेट करने का जो सक्सेस रेट है वो कम हो जाता है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हमें उसके अंदर भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बेटा डिफेक्टिव है। तो ये तो थे कुछ कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब हम बात करेंगे जॉबलेस ग्रोथ की। ये बेटा 1 मार्कर में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। जॉबलेस ग्रोथ, देखिए ग्रोथ कब होती है किसी इकोनॉमी की? जब उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है या एक्चुअल प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज की इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो हुई है, मतलब प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुई है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, लेकिन जॉब उतनी की उतनी ही है, जॉब इंक्रीज नहीं हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं लेबर की बात करूं तो लेट सपोज 10 लेबर लगी हुई है और जो प्रोडक्शन है
वो हो रही है 10,000 यूनिट्स की। लेकिन अभी अब नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं, 10 ही लेबर है लेकिन प्रोडक्शन होने लग गई है 15,000 यूनिट्स की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जॉब नहीं बढ़ी, क्योंकि लेबर तो उतना ही एम्प्लॉयड है ना, जॉब नहीं बढ़ी लेकिन प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया। अब क्योंकि प्रोडक्शन लेवल बढ़ा है तो यानी कि आउटपुट जनरेट हो गया, आउटपुट ज़्यादा जनरेट हुआ है तो मतलब आउटपुट बिकेगा मार्केट में, इनकम ज़्यादा जनरेट होगी पहले से, है ना, और वो इनकम किस में बटने वाली है, लोगों में, राइट। तो यहाँ पे ग्रोथ हुई है लेकिन लेबर उतनी की उतनी है, सेम लेबर से, इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। तो इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में इंक्रीज होना विदाउट जनरेटिंग एडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज, एडिशनल एक्स्ट्रा जॉब अपॉर्चुनिटीज कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेटा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 6 मार्कर में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। जनरली इसमें थोड़ा क्रैम करने का कुछ ज़्यादा होता है तो बच्चे इसको छोड़कर चले जाते हैं, बट बेटा ये बहुत ज़रूरी है तो इसीलिए इसको इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से करके जाना। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एलिविएट अनएम्प्लॉयमेंट, एलिविएट अनएम्प्लॉयमेंट मतलब रिमूव करना अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या एक्शंस ले रही है। बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्शंस को दो में डिवाइड किया गया है, एक डायरेक्ट एफर्ट्स, एक इनडायरेक्ट एफर्ट्स। डायरेक्ट एफर्ट्स क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि गवर्नमेंट की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के फैक्ट्रीज हैं, राइट, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं। तो गवर्नमेंट को इनमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तो गवर्नमेंट लोगों को क्या देती है बेटा, यहाँ पर काम देती है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट एफर्ट्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एफर्ट्स होते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है जिससे कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी वर्कर्स की रिक्वायरमेंट हो जाए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट डायरेक्ट एफर्ट्स एंड इनडायरेक्ट एफर्ट्स को डालते हुए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की कोशिश करती है इकोनॉमी में, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बेटा मेजर्स टेकन टू एलिविएट अनएम्प्लॉयमेंट में दो टाइप ऑफ मेजर्स की, स्पेशल मेजर्स एंड जनरल मेजर्स। अब ये स्पेशल मेजर्स क्या है, ये है बेटा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स, जो गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई हुई है, आपने एमजी नरेगा सुनी होगी, है ना, तो वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स गवर्नमेंट ने बनाई है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्पेशल मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जनरल मेजर्स जो नॉर्मल मेजर्स लिए जाते हैं, नॉर्मल स्टेप्स लिए जाते हैं। आइए वन बाय वन बेटा हम देखेंगे कि स्पेशल मेजर्स कौन से हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए इकोनॉमी में। देखिए सबसे पहला प्रोग्राम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, नाम से पता लग रहा है ना, ये किस में है, रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स में इस स्कीम को अप्लाई किया जाता है। अच्छा, इस स्कीम का एम क्या है, एम ये है क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स, कि स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब जो लोग अपना बिजनेस खुद करते हैं, तो लोग अपना बिजनेस खुद करें, उनके पास अपना कुछ काम हो करने को, इसको इंक्रीज करने के लिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। अब गवर्नमेंट इस स्कीम में क्या स्पेशल कर रही है जिससे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो बेटा गवर्नमेंट दे रही है फाइनेंशियल हेल्प, गवर्नमेंट दे रही है लोगों को फाइनेंशियल हेल्प, जो पुअर पीपल हैं उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन्स। गवर्नमेंट बैंक लोन दे रही है उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, जो सेटअप करना चाहते हैं अपना कोई ना कोई बिजनेस, जिससे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप हों, ठीक है। ये गवर्नमेंट लोन दे रही है, बैंक लोन दे रही है उन लोगों को जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करना चाहते हैं। तो आइए एक बार रिकॉल करते हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, it aims at creating self-employment opportunities in rural areas and small towns. One can get financial help in the form of bank loans to set up small industry. Next beta.
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की। देखिए, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया गया था फरवरी 2001 में, और पहले ये 5 मंथ्स के लिए लॉन्च किया गया फरवरी 2001 में, और बाद में से फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि इसका रिजल्ट सही आ रहा था। इस प्रोग्राम का मेन एम क्या था? मेन एम ये था कि फूड सिक्योरिटी आ जाए, ठीक है, फूड सिक्योरिटी लाई जाए। कहाँ पर लाई जाए? ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज में, ठीक है। ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज मतलब जहाँ पे ड्रॉट्स वगैरह आती हैं, सूखापन रहता है, लाइक गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, एक्सेट्रा। अच्छा, फूड सिक्योरिटी कैसे लाया जाए? फूड सिक्योरिटी मतलब फूड लोगों को अवेलेबल हो, अफोर्डेबल प्राइजेस पे, एक्सेसिबिलिटी हो, है ना, तो ये होता है फूड सिक्योरिटी। और जो फूड अवेलेबल है वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, प्रॉपर वाइटामिन एंड मिनरल्स उसके अंदर होने चाहिए। तो फूड सिक्योरिटी अवेलेबल हो थ्रू वेज एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोग काम करें, लेकिन जब काम करने के बाद उन्हें जो पैसा दिया जाएगा ना, पैसों के साथ उन्हें क्या दिए जाएंगे? फूड ग्रेन्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। द सेंटर मेक्स अवेलेबल अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट है उसने क्या किया? अवेलेबल कराया अपनी स्कीम में फूड ग्रेन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है बेटा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब ये योजना जो थी ये कौन कौन से एरियाज में स्टार्ट की गई थी? तो ये बेटा रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज दोनों के लिए बनाई गई थी, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प दे रही थी। किन लोगों को? उन लोगों को जो लो इनकम फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो पुअर पीपल हैं उन्हें, ठीक है। और जो सेटअप करना चाहते हैं ऐसी कोई इंटरप्राइज जो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को भी काम दे दे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट ट्यूशन सेंटर सेटअप करना चाहता है ना, तो ट्यूशन सेंटर सेटअप करने से जो टीचर्स हैं उनको काम मिलेगा, है ना, तो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल को काम मिलेगा, है ना। तो कोई कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इंटरप्राइज कोई सेटअप करना चाहता है जिससे कि जो अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड पीपल हैं उन्हें काम मिलेगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प कर रही है लोन देकर। तो आइए एक बार देखते हैं। इट गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू सेट अप एनी काइंड ऑफ इंटरप्राइजेस, कोई भी काइंड ऑफ इंटरप्राइजेस दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट टू द एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज, जो लो इनकम फैमिलीज से हैं, इन अर्बन एरियाज एज वेल एज रूरल एरियाज। नेक्स्ट बेटा, अब हम बात करेंगे जनरल मेजर्स की। तो ये तो हो गई कुछ स्कीम्स। अब जनरल मेजर्स देखिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट को अवेयर करना चाहिए लोगों को कि वो स्मॉल फैमिलीज ही रखें, है ना, क्योंकि इकोनॉमी की सिचुएशन ही ऐसी है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होती हैं इतनी जितनी, तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है। सो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को गवर्नमेंट अवेयर करे अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग स्मॉल साइज ऑफ फैमिलीज। नेक्स्ट बेटा, रिफॉर्म्स इन एडुकेशन पॉलिसीज़। एडुकेशन पॉलिसीज़ में रिफॉर्म आना चाहिए। बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं देनी चाहिए, बुकिश नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देनी चाहिए, ताकि उनकी जो स्किल्स हैं वो बढ़े, जो नॉलेज है वो एनहेंस हो और उन्हें इजीली जॉब मिल जाए। नेक्स्ट बेटा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्म एक्टिविटीज़। जनरली रूरल एरियाज में देखा जाता है कि हर कोई फार्म एक्टिविटी में ही एंगेज्ड है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या मिल रहा है? वहाँ पर दिख रहा है हमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हमें हटाना है तो वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन लाना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन मतलब वैरायटी लानी पड़ेगी, मतलब और भी चीज़ें वहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी जहाँ से लोग पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ताकि वो दूसरी दूसरी चीज़ों में पैसा कमाने के लिए सिर्फ फार्म एक्टिविटीज़ को छोड़कर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी जाएं, तो डाइवर्सिफिकेशन हमें करना पड़ेगा। सो आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें से समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है वो एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करेगी। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगी। एंड यहाँ पर इजाज़त चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।